Let's move to question number 11. A hammer hits a nail into a piece of wood. As we can see in the image, the weight of the nail is negligible. The hammer exerts a force FH and a pressure PH on the nail. So जो force है ये hammer apply कर रहा है, that is symbolically written as FH, और जो pressure apply कर रहा है that is PH. The nail exert a force FW एंड अ प्रेशर PW ऑन द वुड. अब ये जो यहाँ पे जो नेल प्रेशर अप्लाई कर रहा है दैट इज PW और जो फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज FW. हाउ डज दीज फोर्सेस एंड प्रेशर कंपेयर्स. सो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अब इन फोर्सेस में और इन प्रेशर्स में क्या रिलेशनशिप है. सो बच्चों, नेल की अपनी इंडिविजुअल फोर्स तो नहीं है क्योंकि उसका वेट भी हम इस वक्त निग्लेजेबल कर रहे हैं. तो जो भी फोर्स इस हैमर पे अप्लाई की जा रही है वही फोर्स एग्जैक्टली ये नेल ट्रांसफर कर रहा है टू द वुड. So it means in this case about forces we can say that a force of hammer is equals to the force applied on the wood. So C and D can be cancelled. Now if we only have to finalize the situation about pressure. अब प्रेशर किस तरह वेरी कर रहे हैं. अब प्रेशर के लिए हमने फोर्सेस तो इक्विवेलेंट कर ली. तो जब हम इस फॉर्मूले की बात करते हैं P इज इक्वल टू F ओवर A में, तो A तो हमारा हो गया कांस्टेंट. तो अब द ओनली थिंग लेफ्ट इज एरिया. तो प्रेशर को हम यहाँ, फोर्स को हम यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर और एरिया का रिलेशनशिप देखेंगे. तो बच्चों बहुत सिंपल है. वी नो प्रेशर एंड एरिया आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उस पर प्रेशर कम लगेगा. सिमिलरली जिसका एरिया ज़्यादा हो कम होगा वहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा होगा, ज़्यादा. सो इट मीन्स जो एरिया है वो नेचुरली नेल का ही बहुत स्मॉल है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, और जो हैमर का एरिया है वो ज़्यादा है सो वो कंपैरेटिवली कम प्रेशर अप्लाई करेगा. सो इन दिस केस वी हैव pressure of wood greater than pressure of hammer. So A is our answer. Let's move to question number 12. Question number 12 says the pressure at a point beneath the surface of a liquid varies with depth of the point and with the density of a liquid. तो अब यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं. ये कह रहे हैं कि प्रेशर किसी भी लिक्विड में डाउन द सरफेस और एट द वेरी बीनीथ ऑफ द लिक्विड सरफेस या तो डेप्थ की वजह से चेंज होता है या डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की वजह से चेंज होता है. विच चेंजेस बोथ इंक्रीजेस द प्रेशर बीनीथ द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. तो अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या चेंजेस करेंगे इन डेप्थ एंड इन डेंसिटी कि हमारा प्रेशर इंक्रीज हो जाए. सो ज़रा ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को. Let's suppose we have a liquid. अब इसमें you know it कि जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतना ही प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. इट मीन्स कि यहाँ पे जो पार्टिकल पड़ा होगा उसका प्रेशर हाईएस्ट होगा, यहाँ का लोअर होगा, यहाँ का इस वाले से हाई होगा, इसका इससे भी हाई, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इसका होगा. तो टू सी कि प्रेशर हाई होने के लिए डेप्थ और डेंसिटी में क्या चेंज आना चाहिए, एक तो इससे और एक आपको पता है लिक्विड इन प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. तो प्रेशर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डेप्थ पे भी डायरेक्टली डिपेंड करता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इट मीन्स प्रेशर इंक्रीज होगा जब दोनों की दोनों टर्म्स इंक्रीज होंगी. सो डी इज आर आंसर. Let's solve question number 13. The diagram shows a cylinder containing air. The piston is free to move inside the cylinder and atmospheric pressure acts outside the cylinder. As the air inside the cylinder is heated, the piston move to the right. Right means के इस direction में move हुआ, ठीक है ना. Which quantity decreases. अच्छा बच्चों, अभी मॉडर्न बात ये है कि ये आपके पास एक एरिया था, ठीक है. अब हीट करने की वजह से as the piston move towards the right, तो हुआ क्या. लेट्स सपोज पहले आपके पास यहाँ तक का एरिया था, अब वो मूव हो गया, तो हो सकता है सपोजली वो एरिया यहाँ तक आ गया, आपका पिस्टन यहाँ तक मूव हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, एरिया आपका इंक्रीज हो गया.
एरिया इंक्रीज, इनफैक्ट आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वॉल्यूम का रिलेशनशिप क्या होता है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा है, वो तो वी कैन सी। तो वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। सो इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। तो लेट्स फाइंड आउट विच क्वांटिटी डिक्रीजेज। अब हमने बच्चों ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है या ऐसी स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है जो सिंबॉलिकली ये बताए कि एक्चुअली pressure is decreasing, ठीक है। तो let's read out the average force exerted on the piston each time that one particle hits the piston। average force वो कह रहे हैं डिक्रीज हुई, no। the average speed of the particle नहीं। the mass of the air inside, mass कैसे एयर डिक्रीज कर सकती है, वो भी नहीं हुआ। आप जरा सी डी को अंडरस्टैंड करिएगा। the number of the collisions made by the air particle with the piston in 1 second। अब होता क्या है बच्चों, प्रेशर हम यूजुअली यही बताते हैं ना कि हमने बैलून में अगर बैलून को ब्लो करके इन्फ्लेट किया तो होता क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो उसकी वॉल्स के साथ बहुत हाई नंबर में कोलाइड करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली कोलिजन्स जो होती हैं ना वो प्रेशर इंक्रीज कर रही होती है। तो द नंबर ऑफ कोलिजन्स मेड बाय द पार्टिकल विद द पिस्टन इन 1 सेकेंड रिड्यूस होंगी, तो वी कैन से कि प्रेशर डिक्रीज होगा। तो डी इज द आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। A fixed mass of air has a volume of 150 cm cube and a pressure of 120 kilopascals. The volume of the air is now changed to 100 cm cubes. The temperature of the air remains constant. What is the new pressure of the air? Do you remember Boyle's law? P1 V1 is equals to P2 V2. So let's equate the values and you will get the answer. P1 we have 120 kilopascals, but we are not going to convert the kilo. The reason is कि हमारे पास आंसर्स भी किलो में ही हैं, तो let's just go with 120. Volume 150. P2 is the one we need to find, and V2 we have 100 cm cube. So just solve these values and you will get your answer. Take out your calculators and solve it with me. 120 multiplied with 150 is equals to 18,000. That's gonna be divided by 100. So by the very simple mathematic, 180 kilopascal. So B is your answer. Let's solve question number 15. The diagram shows 4 changes of state W, X, Y and Z. Gas, solid, liquid. Very simple question. Which row gives the name of the 4 changes of the state? So बच्चों बहुत easy है, गैस लिक्विड में जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। और लिक्विड गैस में जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विड का गैस में जाना इज सिंपली बॉइलिंग। सो जस्ट लुक फॉर द आंसर्स W एंड X, Y, Z को हम फिर सॉर्ट आउट कर लेंगे। सो वी नीड टू हैव बॉइलिंग ऑन W एंड कंडेंसेशन ऑन X। सो ए और बी कैन नॉट बी द आंसर। लेट्स सी सी और डी में से क्या है। अब जब भी सॉलिड लिक्विड में जाता है तो वो क्या हो रहा होता है, मेल्ट हो रहा होता है। और लिक्विड जब सॉलिड में जाते हैं तो वो क्या हो रहे होते हैं, फ्रीज हो रहे होते हैं। सो y should be melting and z should be freezing। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। D is your answer। Let's solve question number 16। The diagram shows a metal pan on a hot plate। So this is a metallic pan and this is a hot plate। The pan is heated by the hot plate, ठीक है। How is the thermal energy? Thermal energy means heat energy transferred from the hot plate to the metal plate। अब बच्चों सीधी सी बात है, हॉट प्लेट क्या है, एक मेटल है। मेटल पेन इटसेल्फ एक मेटल है। मेटल मीन सॉलिड इन अदर वर्ड्स। तो जब सॉलिड से हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड्स में ही, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन। सो लुक फॉर द आंसर, कंडक्शन। सो इट्स द आंसर, ए इज आवर आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों वो कह रहे हैं अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर इज हीटेड एट इट्स बेस। एज यू कैन सी देयर इज अ बर्नर ओवर देयर। व्हाट हैपेंस टू द हीटेड वाटर। अब हीटेड वाटर में क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले बच्चों डेंसिटी ऑफ द हीटेड वाटर। अब जब भी बच्चों डेंसिटी किसी भी चीज की इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसको देखने के लिए ये देखना
चाहिए कि डेंसिटी किन किन चीज़ों पर डिपेंडेंट है। डेंसिटी डिपेंडेंट है मास पे, डेंसिटी डिपेंडेंट है वॉल्यूम पे। अब जब हम वाटर को हीट कर रहे होंगे तो उसका वॉल्यूम क्या और होगा, इंक्रीज, तो उसकी डेंसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज, एज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको बच्चों आप इस तरह भी समझ सकते हो कि जब भी हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं उससे कुछ पार्टिकल्स इफ नॉट ऑल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। गैस की डेंसिटी नेचुरली लिक्विड से कम होती है तो डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज। अब मूवमेंट ऑफ हीटेड वाटर की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगी बिकॉज कन्वेक्शन करंट्स प्रोड्यूस हो रही होंगी तो वो अपवर्ड होगा। तो योर आंसर वुड बी बी, density is going to decrease and movement is in upward direction. Let's solve question number 18. The graph shows at one instant the pressure variation along a sound wave. ठीक है, ये हमारे पास साउंड वेव है और इसका ग्राफ है. Which point on the diagram represent a rarefaction and what is the wavelength on the sound? अब बच्चों रेयरफेक्शन क्या होता है, लो प्रेशर रीजन, तो P तो हाई प्रेशर रीजन है तो दिस इज द ओनली रेयरफेक्शन, Q इज योर रेयरफेक्शन, सो A एंड B कैन नॉट बी द आंसर. अब दूसरी चीज जो हमें बतानी है वेवलेंथ. अब वेवलेंथ क्या होता है, दो कॉम्प्रेंशन का डिफरेंस या दो रेयरफेक्शन के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं. सो X इज आर वेवलेंथ, सो C इज योर C is your answer. Let's solve question number 19. A cork on the surface of the water move up and down as the wave passes across the surface. ठीक है, तो बच्चों सिचुएशन ये है कि वाटर में कॉक जो है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है. The diagram shows how the height of the cork above the average level of the surface varies with time. The numerical value of the wavelength of this wave is equal to the numerical value of the amplitude. ध्यान से समझे इस बात को. कह रहे हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि जो नंबर है या वैल्यू है वेवलेंथ की, इस वेव की इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एम्पलीट्यूड. तो जो वेवलेंथ है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल है सिंपली. तो इट मीन्स कि हमारे पास वेवलेंथ क्या हुई, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन. सो 2 our wavelength is 2 centimeter here. What is the speed? We have to calculate the speed. V is equals to question mark. Okay. अब बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला आप सबको पता है, V is equals to F into lambda. अब फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के दो तीन छोटे छोटे मेथड्स हैं, आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, मैं आपको दोनों बता सकती हूँ. सबसे पहले तो बच्चों फ्रीक्वेंसी होती है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ रीजन इन 1 सेकेंड. ठीक है, तो दिस इज योर 1 सेकेंड. तो कितनी वेव पास कर रही हैं, 1 एंड 2. सो दैट्स हाउ योर फ्रीक्वेंसी इज 2. उसके अलावा बच्चों आप टाइम पीरियड की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो. यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दैट इज F इज इक्वल्स टू 1/t. तो एक कंप्लीट वेव, 1 मीन्स एक कंप्लीट वेव कितनी देर में ट्रेवल कर रही है, 0.5 सेकेंड में. सो F इज इक्वल्स टू 1/0.5. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 2. सो दैट्स हाउ दीज आर द टू मेथड्स जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है. नाउ यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी और स्पीड. So just multiply the two numbers, 2 into 2, your answer is 4. 4 cm per second is your answer. Let's solve question number 20. A water wave travels from deep water to shallow water in a ripple tank. What happens to the speed and to the wavelength of the wave? अच्छा जी, जब भी वाटर वेव ट्रेवल करती है डीप वाटर से शैलो वाटर में तो उसकी फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट रहती है बट स्पीड भी डिक्रीज हो जाती है और वेवलेंथ भी. सो डी इज योर आंसर.